वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम वरुण अग्रवाल एंड दिस इज योर चैनल मंत्र ऑफ द बायोलॉजी। कहते हैं कि चीज़ें जितनी आसान दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं है। जब तक आप उन चीज़ों के अंदर जाकर नहीं देखेंगे, उन चीज़ों का महत्व आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता चलेगी। सेम हियर, निट, मैं ये नहीं कहता कि निट आसान है। निट के लिए देखिए, निट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी सिर्फ़ आपकी नॉलेज को ही चेक नहीं करता, वो आपकी विल पावर को चेक करता है, आपके कॉन्फिडेंट को चेक करता है और आपके परफेक्शन को चेक करता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उस पर्सन की नॉलेज को नहीं, उसकी स्ट्रॉन्ग पावर को चेक कर सकता है कि उसकी हिम्मत कितनी है, किसी भी चीज़ को लड़ने की। ताकि वो पर्सन जो सेलेक्ट होता है, इसका मतलब उस पर्सन ने कभी हार नहीं मानी अपने आप से और उस पर्सन ने सेलेक्ट होके वो माना। इसलिए चीज़ें जितनी हमें निट के लिए हम जब निट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो निट दिखने में आसान होता है, लेकिन उसके लिए उसका रास्ता उतना ही मुश्किल होता है और मुश्किलों भरे रास्तों से निकल कर ही अपने अचीवमेंट को पाना, अपने एम को पाना ही सक्सेस कहलाता है। कभी कोई भी एम, अगर ध्यान रखना, अगर कोई भी एक ऐसा लक्ष्य, कोई भी एक ऐसा एम अगर आपको बिना मेहनत किए और बिना अपने आप को जलाए मिल जाता है, तो समझ के चलिए उस एम की कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है और वो एम आपका कोई आपको बेनिफिट नहीं देगा। बट कोई भी एक ऐसा एम जिसमें आप जलकर अपने आप को निखारते हैं, तो समझिए वही एक ऐसा एम होगा जो आपको रियल सक्सेस देगा और दैट इज़ एन एमबीबीएस। ठीक है? तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ों को सिर्फ पढ़िए मत, उसको अपने अंदर उतारिए। ठीक है? चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में। हमने साइटोप्लाज्म में देखा कि साइटोप्लाज्म एक तरह का सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं। हमने साइटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूट भी देखे थे कि साइटोप्लाज्म में अ, क्या हाई कंटेंट में होता है। चलिए, आपसे आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए कि साइटोप्लाज्म में सबसे हाई क्वांटिटी में क्या पाया जाता है? ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म में सबसे हाई क्वांटिटी में कौन-सा सब्सटेंस होता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म ही वो एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईली सेलुलर एक्टिविटीज़ चलती हैं। फिर हमने साइटोप्लाज्म के अंदर इन्वॉल्व डिफरेंट सेल ऑर्गन लाइक सेल ऑर्गेनेल्स जैसे राइबोसोम। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम के अलावा दूसरा कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। फिर हमने देखा था उसमें न्यूक्लियोइड, जिसको हम जीनोम भी कहते हैं। फिर उसके अलावा उसमें प्लाज्मिड भी होता है। ठीक है? तो ऐसे लाइक वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेज़ेंट रहते हैं। ठीक है? इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं, यस। तो हमने राइबोसोम देखा था कि राइबोसोम इसमें होता है 70s टाइप का होता है, जो 70 की स्पीड पर सेपरेट आउट होता है और ये 2 यूनिट से मिलके बना होता है। एक होता है 50s, एक होती है 30s। जो जिस स्पीड पे सेपरेट आउट हो जाए, वही उसकी स्वेडबर्ग यूनिट होती है। ठीक है? चलिए, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में कि जो एक साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेज़ेंट रहती हैं, उनका क्या रोल होता है, कितने टाइप्स की इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं और हर एक टाइप की इंक्लूजन बॉडीज़ का क्या-क्या एक रोल है। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में कि आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक रॉन्ग है और 3 राइट है। ठीक है? तो आपको देखिए, मतलब आपको 3 राइट अलग करने हैं, 1 रॉन्ग अलग करना है। आंसर आपके सामने ही है, बट आपकी नज़र होनी चाहिए उसको परखने की। सबसे पहला, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकेन, बिल्कुल सही है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, बिल्कुल सही है। तो मतलब पहला आंसर तो नहीं है, ये राइट स्टेटमेंट है। पिलाई एंड फिमिब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो फिलाई और फिमिब्री का क्या काम होता है। फिलाई और फिमिब्री और फ्लेजेला, ये क्या होते हैं, ये सेल एनवलप के मॉडिफिकेशन होते हैं, सरफेस अपेंडेजेस होते हैं। पिलाई का काम क्या होता है, बेसिकली कॉन्जुगेशन प्रोसेस में, ठीक है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है बिटवीन टू बैक्टीरिया और फिमिब्री का पोर्शन होता है होस्ट सेल से अटैच करने में मदद करती है। लेकिन इनका काम मोटिलिटी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मोटिलिटी से रिलेटेड क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्लेजेला। दैट मींस योर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब क्या होता है कि आपको पता चल गया कि चलो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हमें थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट एक बार रीड करके देख लेना चाहिए फॉर ए सेफर साइड। और इवन मैं आपसे इंसिस्ट भी करूँगा कि हमेशा अगर आपको आपका आंसर पहले किसी अपर 2 ऑप्शन से मिल जाए, तो ये मत कीजिए कि रेस्ट ऑफ 2 ऑप्शन छोड़ दें, हर एक ऑप्शंस को अच्छे से देखिए। थर्ड, साइनोबैक्टीरिया लेके फ्लैजेलेटेड सेल,
बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो एक एल्गी होती है, उसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता है, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा ना ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर के सरफेस पे आपने देखा होगा ऊपर की तरफ तैरती रहती है, देखा है उसमें कभी आपने फ्लैजेला? नहीं होता कोई फ्लैजेला उसके अंदर। माइकोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रोऑर्गेनिज्म, बिल्कुल मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा होता है एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल की 3 लेयर होती हैं। तो इट मीन्स आपके सामने आपका आंसर है दैट इज अ बी, जिसमें मतलब फिफिलाई और फिमेब्री बेसिकली बैक्टीरिया की मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, ये बेसिकली फ्लैजेला इन्वॉल्व होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं, नीट 2016 से है। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ ए आरएनए, मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम, कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम का मतलब है कि राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर होती हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ ए आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम, पॉलीमर, पॉलीपेप्टाइड और ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये आपके सामने आंसर, आपके ऑप्शंस है। पॉलीसोम होता है, पॉलीमर होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है। अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, ये निट 2016 का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए अब इसको आप कैसे आप इसको देखेंगे, देखें। अब इसमें मान के चलो एक एमआरएनए है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसमें लिखा है एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर राइबोसोम की 2 यूनिट है, 2 यूनिट मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाती है। ऊपर छोटी यूनिट होती है, नीचे बड़ी यूनिट होती है। क्लियर हो गया? नीचे छोटी यूनिट है और ऊपर बड़ी यूनिट है। अब यहाँ लिखा हुआ है राइबोसोम्स, ध्यान रखना राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम्स है, मतलब जो आपके राइबोसोम्स है वो एक से ज्यादा है, इसका मतलब कुछ ऐसे है। एक मिनट, ये बड़ा होता है, देखिए नंबर ऑफ राइबोसोम्स हो गए। और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में ही करवाया था, इसलिए मैंने वही चीजें डाली हैं जो नेट में आई हैं पहले। अब देखिए पॉलीसॉम, यस दैट इज कॉल्ड, आपका आंसर पहले आंसर में दे रखा है पॉलीसॉम, लेकिन फिर भी हमें सारे देख लेने चाहिए। पॉलीमर नहीं होता, पॉलीमर होता है जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड नहीं होता, पॉलीपेप्टाइड कब होता है, जैसे जब आपके प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, सॉरी एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये लाइक डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे मदद करते हैं। तो इट मीन्स योर राइट आंसर इज पॉलीसोम्स। क्लियर हो गया? तो आपका सही आंसर क्या है? पॉलीसोम्स है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज, और इससे क्वेश्चन 2020 के अंदर आया है, ठीक है। देखिए चलिए पहला पढ़ना हम शुरू करते हैं। ओके, इंक्लूजन बॉडी मतलब इसका मतलब होता है ऐसी बॉडीज जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर अंदर हैं, ठीक है, बाहर नहीं है। तो जो बॉडीज अंदर की तरफ होते हैं उसको हम कहते हैं इंक्लूजन, ठीक है। अब ये इंक्लूजन बॉडी देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ आगे जाने से पहले। इंक्लूजन बॉडीज क्या करती हैं, ये एक तरह के स्टोर हाउस होते हैं। जैसे कि आपके घर में फॉर एन एग्जांपल आप कभी जब किराना मार्केट से सामान लाते हैं, लाइक जनरल स्टोर से सामान लाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि केवल आप आज आज का ही सामान लाएंगे, आप पूरे महीने का बजट एक साथ लाते हैं कि एक महीने का सामान एक साथ लेके आ गए। अब मान के चलो आपने फॉर एन एग्जांपल आप महीने का सामान लेके आते हैं, लेकिन आपको जब जितना जरूरत होती है उतना बाहर निकालते हैं और जितनी जरूरत नहीं है उसको आप स्टोर रूम में रख देते हैं। क्यों? ताकि कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो वहां से आप निकाल सकें। सब यही करते हैं। तो बैक्टीरिया भी यही करता है। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरिया उसके पास कुछ खाने को था, उसने क्या क्या सारा का सारा यूटिलाइज कर लिया, नहीं, कुछ यूज करेगा, कुछ सेफ रखेगा। और जो कुछ वो सेफ रखता है वो रखता है इंक्लूजन बॉडीज के अंदर। मतलब वो क्या किसको रखता है? रिजर्व मटेरियल की तरह। रिजर्व मटेरियल इन ए प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन ए साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। जब इंक्लूजन बॉडी के अंदर कुछ रिजर्व मटेरियल को प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टोर कर लिया जाता है, मतलब कुछ रिजर्व मटेरियल को स्टोर किया जाता है। मतलब अब वो रिजर्व मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, दे आर लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होते हैं। और यही इससे ही टॉपिक से रिलेटेड निट 2020 का क्वेश्चन है। मतलब सिंपल फॉर्म है, जो इंक्लूजन बॉडी होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक रिजर्व मटेरियल होते हैं, मतलब स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, जो फूड को या किसी भी अदर न्यूट्रिएंट्स को या किसी भी चीज को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं कि जब जरूरत पड़े तो वहां से हम ले लिया जाए। मतलब वेयर हाउस इसको हम कह सकते हैं, उसी तरह से होते हैं। दे आर फॉलोइंग, सबसे पहला फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है। ये फॉलोइंग मतलब कौन कौन से हैं?
फॉस्फेट ग्रेन्यूल, नाम से पता चल गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल होते हैं, क्या करेंगे, फॉस्फेट जो ग्रेन्यूल होते हैं ये फॉस्फेट को स्टोर रखते हैं। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल ये बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रोजन वगैरह को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ये ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट क्या होता है, ये कार्बन, ये ग्लूकोज का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। मतलब ब्यूटारेट होता है, मतलब एक ब्यूटारेट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। और फिर होता है आपका गैस वैक्यूल क्या होता है, ध्यान रखना, गैस वैक्यूल एक ऐसी, ध्यान रखना गैस वैक्यूल अलग है। जो आपने चार पढ़े ना, ये कहीं ना किसी चीज को स्टोर करते हैं, बट जो गैस वैक्यूल है ये किसी चीज को स्टोर नहीं करता, ये गैस को स्टोर करता है। जिससे, और गैस का यूज वो किसी खाने पीने में नहीं करेगा, वो अपने आप को फ्लोट करने में मदद करता है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो निट 2020 के अंदर आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब कहने का मतलब है तीन स्टेटमेंट सही है और आपको एक रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है। दे आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते और इनका काम ये लाइक साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द इंगेशन ऑफ द फूड पार्टिकल, क्या ये फूड पार्टिकल के इंगेशन, मतलब कहने का मतलब है फूड पार्टिकल को अंदर लेकर उसको क्या डाइजेशन से रिलेटेड होता है, नो, ये फूड पार्टिकल को अंदर लेने से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि गलत दे रखा है स्टेटमेंट। दे आर लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। दिस आर रिप्रेजेंट द रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ बी, क्योंकि इनका काम फूड पार्टिकल को इंगेशन से लेने में नहीं, कि इनको फूड पार्टिकल को अंदर लेने में। नहीं, इंगेशन मतलब क्या होता है, अंदर लेना। ये फूड पार्टिकल को अंदर लेने से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये तो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को फ्लेजिला की मदद से लेते हैं, ठीक है, फूड पार्टिकल को फ्लेजिला की मदद से ले सकते हैं या फिर फैगोसाइटोटिक मैकेनिज्म के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन इनका काम तो सिर्फ जो फूड अंदर आया है उसको रिजर्व करके रखना है। चलिए ओके, अब एक क्वेश्चन था नेट 2015 का, ठीक है, ये भी देख लीजिए। नेट 2015 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इनटू द प्रोकैरियोट, मतलब कौन सी इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट में नहीं होती है। फॉस्फेट ग्रेनुअल ये तो होती है, अब ये भी देखा। साइनोफाइसिन ग्रेनुअल ये भी होती है। ग्लाइकोजन ग्रेनुअल ये भी होती है। पॉलीसोम ये ग्रेनुअल नहीं है, तो मतलब आपके तीन तो सही है, ये रॉन्ग है। तो मतलब पॉलीसोम वैसे कि ग्रेनुअल नहीं है। पॉलीसोम क्या होता है कि जब नंबर ऑफ माइक्रोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। देखिए बहुत सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है, अगर आप सब चीजों को एक साथ समझ गए आपकी बायोलॉजी क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन द इंक्लूजन बॉडी के बारे में, कि इंक्लूजन बॉडीज क्या क्या होती है। देखिए सबसे पहला है फॉस्फेट ग्रेन्यूल और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इनको आप फॉस्फेट ग्रेन्यूल भी कह सकते हो और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल भी कह सकते हैं। ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, दे आर द स्टोर रिजर्वायर ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रिजर्वायर होते हैं जिनका क्या नाम होता है H3PO4, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए सेल। देखिए जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड बनाता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए बनाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। राइबो शुगर, राइबो शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस और तीसरा होता है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट मतलब इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड द एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, मेटाक्रोमेटिक मतलब ऐसे ग्रेन्यूल्स जिसको आप, क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर, मतलब ऐसे ग्रेन्यूल्स जो फॉस्फेट को स्टोर करते हैं और जिनको अगर आपको देखना है तो इजिली दे कैन बी इजिली स्टेन विद द कलर, वो कलर से स्टेन हो जाते हैं, तो इनको हम फॉस्फेट ग्रेन्यूल, जिनको वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल और मेटा क्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। या क्रोमेटिक से मतलब क्या होता है, कलर, कि ऐसे ग्रेन्यूल जो कलर हो सकते हो, जब आपको माइक्रोस्कोप में देखने होते हैं तो उनको आप कलर से स्टेन करके देख सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये पॉलीहाइड्रोक्सी जो ब्यूटारेट है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, दे आर ए इंपॉर्टेंट स्टोरेज रिजर्वायर ऑफ ए कार्बन, प्रोवाइड द एनर्जी इन सम प्रोकैरियोट इन द एब्सेंस ऑफ द सुटेबल कार्बन सोर्स। अब देखिए जनरली क्या होता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सुटेबल कार्बन सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज। ध्यान रखना हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सुटेबल कार्बन सोर्स क्या होता है, ग्लूकोज। यहाँ पे लिखा इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल कार्बन सोर्स, तो मतलब किसकी कमी है, ग्लूकोज की कमी है। तो अगर जब ग्लूकोज नहीं होता है तो उसके एब्सेंस में ये किसी दूसरे कार्बन सोर्स को यूज करते हैं, और दूसरा कार्बन सोर्स क्या होता है,
पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट क्या होता है? ब्यूटारेट मतलब होता है 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर, और 4 कार्बन के स्ट्रक्चर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। लेकिन ये क्या करता है कि कार्बन के, ध्यान रखना, अगर कार्बन है ही, ग्लूकोज है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ये पॉलीहाइड मतलब ये ब्यूटारेट मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एक ऐसा कार्बन सोर्स है, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर मान के चलो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान के चलो अगर आपके घर में आटा नहीं है तो क्या मतलब भूखे थोड़ी ना रहोगे, आप कोई दूसरी चीज को खाओगे, आप राइस बनाओगे, कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव घर में होता ही है ना। वैसे ही होता है, अगर ग्लूकोज सबसे फेवरेबल सोर्स है कार्बन, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो भैया अल्टरनेट सोच के चलना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप हम अपने घर में सिर्फ आटा आटा रखते हैं, बहुत सारी ऐसी वैरायटी होती है जो हम घर में एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, मैगी है, पास्ता है, मैक्रोनी है, इवन लाइक ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, ब्रेड है, राइस है, कि जब जरूरत पड़े तो हम उसको बना ले। वैसे ही होता है, तो ये ग्लूकोज के अल्टरनेटिव फॉर्म भी अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये मतलब इन शॉर्ट ये ध्यान रखना, ये रखता तो कार्बन को ही है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही अपने पास रखता है एज ए रिजर्व मटेरियल। और ध्यान रखना इन द सम प्रोकैरियोट्स है, तो मतलब सब में नहीं होता है, और ऐसे क्वेश्चंस बेटा कई बार आ जाते हैं। इन सम प्रोकैरियोट लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर एक प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। Gas vacuole are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria, cyanobacteria। देखिए गैस वैक्यूल क्या होती है? ये ऐसी वैक्यूल्स होती है जिसके अंदर गैस भरी होती है। तो क्या होता है, गैस भरे होने से ये सेल्स हल्की हो जाती हैं, तो कैन सो दैट्स व्हाई दे कैन बी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन क्या करते हैं? देखिए साइनोफाइसिन क्या करते हैं, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं जो बेसिकली एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इनसाइड ऑफ सेल साइटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखना, अब ये साइनोबैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको साइनोफाइसिन कहा जाता है। तो इट मीन्स द साइनोफाइसिन इज स्पेशली एंड स्पेशली प्रेजेंट ओनली इनटू द साइनोबैक्टीरिया। और ऐसे ही क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मॉडिफाइड होके आते हैं। ध्यान रखना, साइनोफाइसिन भी कार्बन को स्टोर रखता है और साथ साथ नाइट्रोजन को भी स्टोर रखता है, लेकिन इट इज स्पेशली फाउंड इन ओनली इनटू द साइनोबैक्टीरिया। ये किसी अदर प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, केवल ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको साइनोफाइसिन कहा जाता है। इट मीन्स अगर आपसे पूछें तो दैट इज इट इज वन ऑफ द ग्रेन्यूल्स विच इज नॉट फाउंड इन लाइक विच इज फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स, हर एक प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं उससे रिलेटेड। एंड दे मोस्टली स्टोर ए कार्बन एंड द नाइट्रोजन। क्लियर, मतलब नाइट्रोजन और कार्बन को स्टोर करते हैं इन द साइटोप्लाज्म। दे आर फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, मैंने बताया ये। इनका काम क्या होता है? रिजर्व नाइट्रोजन और कार्बन को स्टोर रखना, और एज इट कैन बी यूज्ड बाय द सेल इन द टाइम्स ऑफ नीड, जब भी जरूरत पड़े तो ले लें उसको। दे आर लोकेटेड इनसाइड ए सम बैक्टीरिया, मतलब ओनली सम बैक्टीरिया, कौन से एग्जांपल हो गए? ओनली एंड ओनली साइनोबैक्टीरिया। नाउ द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। देखिए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, ग्लाइकोजन होता है क्या है? ग्लाइकोजन ये क्या होते हैं बेटा? ध्यान रखना, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। तो हम क्या होते हैं, हम जैसे फूड खाते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं, हम जनरली जो भी हम लेते हैं स्टार्च लेते हैं, तो स्टार्च आपने लिया, आपकी चपाती में, आपके राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है। जैसे हम लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? स्टार्च को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, तोड़ देती है। तो क्योंकि हम ग्लूकोज को यूज करते हैं, स्टार्च को तो यूज करते नहीं डायरेक्टली, तो स्टार्च का डाइजेशन होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब मान के चलो आपने 100 ग्राम ग्लूकोज आपको मिल गया, उसमें से मान के चलो 40 ग्राम ग्लूकोज तो आपने यूज कर लिया एटीपी बनाने में, मतलब ऊर्जा के एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। अब 60 ग्राम ग्लूकोज बचा, उस 60 ग्राम ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लाइकोजन के अंदर। तो हम जितने भी यूकेरियोटिक है, इवन लाइक नॉट ऑल यूकेरियोटिक, लाइक ह्यूमंस, इवन फंगस और बैक्टीरिया, ह्यूमंस मतलब एनिमल्स, फंगस और बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है, और ग्लूकोज ध्यान रखना, जो ग्लूकोज होता है ये कार्बन का मेन सोर्स है। तो अगर मान के चलो जब भी फूड की नीड होगी तो सबसे पहले ये ग्लाइकोजन को यूज करेंगे, फिर कार्बन के लिए क्या बात कर रहा हूं, फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को यूज करेंगे अगर ग्लूकोज नहीं है तो। ठीक है, और ये तो हर लाइक हर प्रोकैरियोट्स में होता ही है। अगर आपसे पूछे विच वन ऑफ द ग्रेन्यूल्स is found in all prokaryotes, so like the which one of the granules are found in all prokaryotes, तो ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। तो the first one they like your glycogen granules, कंपल्सरी सब में होगा।
दूसरा, ठीक है, इवन आप लाइक वॉल्यूटिन या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कंपलसरी होगा। इवन लाइक पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी कंपलसरी सबके अंदर पाया ही जाता है, लेकिन दिस टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट टू, लाइक द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। इवन लाइक जो गैस वैक्यूल है वो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया जो वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं उनके ऊपर होगा, मतलब एक्वेटिक बैक्टीरिया के अंदर होगा जो पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो लाइक इसके अलावा मैंने बताया था साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, वो केवल ग्रैन्यूल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब नाउ, ठीक है, तो साइनोफाइसिन वो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। नाउ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड के बारे में। मैंने बताया था न्यूक्लियोइड मतलब होता है न्यूक्लियस जैसा। द बैक्टीरियल डीएनए जीनोम इज अ सिंगल सर्कुलर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सिंगल सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब जो डीएनए होता है हमारे में, जैसे डीएनए होता है ना वो लीनियर डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इनके अंदर सिंगल, पहले वर्ड बाय वर्ड को जाइए, सिंगल मतलब एक होता है, एक ही क्रोमोसोम एक होगा, सिर्फ एक डीएनए होगा। सर्कुलर होगा मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होगा मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है। हमारी अपनी बात करें तो हमारे में एक डीएनए नहीं होता, हमारे में 46 क्रोमोसोम के अंदर डीएनए डिवाइडेड होता है, और वो सारे के सारे सर्कुलर ना होके इस तरह से लीनियर होते हैं, और डबल स्टैंडर्ड तो होते ही हैं। तो सिंगल मतलब एक, सर्कुलर मतलब सर्कल्स में होता है, डबल स्टैंडर्ड मतलब कहने का मतलब इसमें दो स्टैंड्स पाए जाते हैं, एक ओके, ये पहला स्टैंड हो गया और ये दूसरा स्टैंड हो गया, लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर ये सर्कल में होते हैं, ठीक है। अब आपके अगर मन में क्वेश्चन हो कि सर्कल में होने से कोई फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होता है। सर देखिए दिक्कत क्या है, मैंने आपको बताया था क्यों होते हैं सर्कल में, क्या होता है इसका भी रीजन है। देखिए क्या होता है कि यूकेरियोटिक में तो डीएनए को सेफ रखने के लिए मेम्ब्रेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि प्रोकैरियोट में कोई लाइक जीनोम को सिक्योर रखने के लिए कुछ नहीं है, मेम्ब्रेन है ही नहीं। मैंने बताया था ना प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो क्या किया भगवान ने, उनको दूसरी सेफ्टी दी। कहते हैं ना भगवान अगर एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से कुछ देता है, उन्होंने क्या किया, डीएनए को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होता है, एक जैसे कि एक सिरा 5 डायरेक्शन, एक ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, दोनों सिरे आपस में जुड़ गए। जब दोनों सिरे आपस में जुड़ गए तो क्या हुआ, ये मोर स्टेबल हो गया और लेस रिएक्टिव हो गया, मोर स्टेबल हो गया और लेस रिएक्टिव हो गया। तो उस केस में क्या हुआ कि अब इनको मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये अपनी सेफ्टी बनाए रखते हैं। लेकिन हमारे में क्या होता है कि हमारे क्या दोनों सिरे खुले हुए हैं, हमारे में क्या हुआ है कि ये वाला पूरा, जैसे ये वाला एक सिरा और ये वाला सिरा दोनों खुले हुए हैं, तो हम लाइक मोर एक्टिव होते हैं। लेकिन हमारे सेफ्टी रखने के लिए चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए, बैक्टीरियल जीनोम इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, मैंने वर्ड दे रखे हैं, जीनोफोर भी कह सकते हो, क्रोमेटिन बॉडी भी कह सकते हो, प्रो क्रोमोसोम भी कह सकते हो। मैंने जितने भी नाम आज तक एंडेट में या फिर मुझे जहां तक मिले मैंने सारे नाम टाइप कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बैक्टीरियल जीनोम डोंट हैज हिस्टोन प्रोटीन, सो इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द क्रोमोसोम फॉर्मेशन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो डीएनए, आपकी एक सेल के जो डीएनए की जो एक सेल के अंदर जो डीएनए का साइज होता है इट इज अराउंड 2.3 मीटर। अब देखिए थ्रू 2.3 मीटर की अगर आप बात करें तो 2.3 मीटर इज लाइक दी मच बिगर इनफ, मतलब काफी बड़ा हो गया। 2.2 मीटर मतलब कितना बड़ा हो गया, इवन आपकी हाइट से भी बड़ा हो गया, आई थिंक सो। मैं ये नहीं कह रहा आपकी हाइट बड़ी होगी शायद, लाइक हाइट से भी, एक नॉर्मल इंसान की हाइट से भी बड़ा होता है। अब लेकिन एक डीएनए जो 2.3 मीटर का है और एक यूकेरियोटिक सेल का साइज है 10 माइक्रोन। अब सोचिए 10 माइक्रोन एक यूकेरियोटिक सेल का साइज है, और आप माइक्रोन का मतलब कितना हो गया, 10⁻⁸। अब आपको उस -8 के स्ट्रक्चर में 2.3 डीएनए को, 2.3 मीटर बड़े डीएनए को फिट करना है। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल कि एक ऐसी चीज जो आपको दिखाई नहीं दे रही है उसके अंदर आप बैठ जाओ। मतलब फॉर एन एग्जांपल, सिंपल सी बात है, आपसे बड़ी हाइट का एक स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज के अंदर कैसे फिट हो जाए जो दिखाई नहीं दे रहा है, समथिंग लुक लाइक इज इम्पॉसिबल। लेकिन भगवान ने करिश्मा कर दिखाया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने करा क्या कि डीएनए को, डीएनए जैसे कि एक स्टोन प्रोटीन लिया और उसके चारों तरफ डीएनए को ऐसे रैप किया और इतना कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस किया कि वो ऐसे स्ट्रक्चर में स्टेबल हो गए जो दिखाई नहीं दे रही। 10 माइक्रोन के एक सेल के अंदर 2.2 मीटर के डीएनए को डाल दिया। तो मतलब डीएनए, और जब डीएनए क्या करता है, स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अपने आप को लपेटता है, और लपेटने के बाद इतना कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होने के बाद बनाता है क्रोमोसोम। मतलब डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। अब इसमें कह रहा है इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जब स्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो क्रोमोसोम नहीं होगा।
जैसे काफी जगह क्या लिखा जाता है बैक्टीरिया के अंदर कि सिंगल क्रोमोसोम होता है, बट एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं होगा तो ये क्रोमोसोम भी नहीं होगा। ओके, नाउ बैक्टीरियल जीनोम कंटेन स्टोन लाइक प्रोटीन। ये एम्स का एक बार क्वेश्चन था तो मैंने इसे यहाँ पे पुट कर दिया। इट्स लाइक ए स्टोन लाइक प्रोटीन, मतलब स्टोन नहीं है, स्टोन जैसी प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं पोलियमाइंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा नाम। बैक्टीरियल जीनोम इज नॉट कवर्ड बाय द एनी मेम्ब्रेन, मैंने बताया। इट इज कवर्ड बाय 25 to 15 to 25% ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ ए सेल। इंट्रासेलुलर मतलब होता है एक सेल के अंदर का स्पेस, मतलब 15 से 15 to 25% उस सेल के अंदर के स्पेस को कवर कर लेती है। क्लियर? देखिए सिंपल सा है, अगर आप देखेंगे ये बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल है। इवन सेल वॉल से बाहर क्या होता है, ग्लाइकोलेक्स होता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये मोटी सी सेल वॉल है, मतलब ये पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये मोटी सी सेल वॉल हो गई, और अंदर की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है। और उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है आपको, एक न्यूक्लियोइड, मतलब एक सिंगल है, सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है। हाँ, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा डबल स्टैंडर्ड, बट ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो बीच का स्पेस होता है उसको हम पेरिप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ गया? उसको पेरिप्लाज्म कहा जाता है, मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरिप्लाज्म कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में भी देखा है हमने, जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के स्ट्रक्चर को बताया था। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ब्रॉडर पेरिप्लाज्म पाया जाता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लेसर ब्रॉडर लाइक लेसर पेरिप्लाज्म पाया जाता है। उसका रीजन क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मान के चलो क्या होता है, ये मान के चलो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है। तो क्या होता है, उसके अंदर मोटी सेल वॉल पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। जब ज्यादा मोटा होगा तो बीच की थिकनेस क्या होगी, दोनों के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर जो सेल वॉल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका जो पेरिप्लाज्म होता है, इट इज अ मच ब्रॉडर देन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ साइटोप्लाज्म, जिसका साइटोप्लाज्म, जहाँ के हम क्या कहते हैं, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और ए प्लाज्मिड। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमो, अब आता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लाज्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे लाइक आपको, जो आपको 12th में भी काम आएगा, मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत बार यूज होगी, चाहे आपके 12th में हो, इवन यहाँ पे भी हम कई बार उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लाज्मिड, ध्यान से पढ़िएगा बेटा प्लाज्मिड के बारे में। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहने का मतलब है, देखिए एक बैक्टीरियल सेल के अंदर दो टाइप के डीएनए हो सकते हैं, मतलब मेन जीनोम तो सब में होगा, लेकिन प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट हो भी सकता है, किस में प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब एक्स्ट्रा आ गया। अब एक्स्ट्रा है तो कुछ ना कुछ रीजन से होगा। इसको कौन किया था सबसे पहले, लेडरबर्ग में, और ये पहले आ चुका है क्वेश्चन में कि प्लाज्मिड की डिस्कवरी किसने की है, लेडरबर्ग ने, ये आ चुका है पहले क्वेश्चन। ठीक है, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेबल ट्रांसफरेबल एंड एसेसरी डीएनए, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी सेल्फ रेप्लिकेबल, मतलब अगर आप प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से निकाल देना तो ये अपनी रेप्लिकेबल, अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, मतलब अपनी जैसी बहुत सारी कॉपियां बना सकता है। इसको मेन जीनोम पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं रेप्लिकेशन होने के लिए। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने जैसा दूसरा बना देना। तो ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, क्योंकि इसके पास में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेंटर पाया जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, ORI कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड के अंदर खुद का ORI होता है। ठीक है, तो ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है अगर आपने उसको सेल से बाहर निकाल भी दिया तो। ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल होने की क्या मतलब है कि आप इसको एक सेल से दूसरे ट्रायल में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। और जब मान के चलो जिस सेल से निकाला और किसी दूसरे सेल में डाला, तो जिस सेल से आपने निकाला उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं आता, उस सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल लो तो भी खुश है वो, ना निकालो तो भी खुश है, मतलब क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एसेसरी डीएनए, एसेसरी डीएनए कहने का मतलब है कि इस डीएनए को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने पर्पस के लिए, एक एसेसरी पार्ट है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट कह सकते हो। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टी है, पहली सेल रेप्लिकेबल,
दूसरी ट्रांसफरेबल और तीसरी एसेसरी डीएनए। तीनों मच इंपॉर्टेंट है और ये तीनों जो है प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। हम पढ़ेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड ऑब्जर्व इन अ बैक्टीरिया। ठीक है, 3 टाइप के प्लाज्मिड है। सबसे पहला एफ प्लाज्मिड, ठीक है, जिसको हम एफ का मतलब यहाँ पर होता है फर्टिलिटी। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। तो एफ प्लाज्मिड, सेक्स प्लाज्मिड भी कहते हैं और एफ फैक्टर भी कहते हैं, इसके सबका एक ही नेम है। आर प्लाज्मिड होता है जिसको हम रजिस्टर्ड प्लाज्मिड कहते हैं और कोल प्लाज्मिड, ये 3 नेम है। ओके, सबसे पहला आता है एफ प्लाज्मिड, जिसको फर्टिलिटी, सेक्स प्लाज्मिड और एफ फैक्टर भी कहते हैं। एफ प्लाज्मिड इट इज आल्सो कॉल्ड ए सेक्स प्लाज्मिड एंड प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कॉन्जुगेशन प्रोसेस। देखिए कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जुड़ते हैं और कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जब दो बैक्टीरिया जुड़ते हैं तो एक बैक्टीरिया अपनी कॉपी बनाता है, एक बैक्टीरिया अपनी कॉपी बनाता है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू वो प्लाज्मिड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बस हम पढ़ेंगे जब ये ना पढ़ेंगे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा। एफ प्लाज्मिड क्या होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस में मदद करता है। क्या होता है, जब दो बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन करना है तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन में एक बैक्टीरिया अपना, अब देखिए अब अपना बैक्टीरिया अपना मेन जीनोम तो क्यों देगा भैया, क्योंकि वो तो मेन है ना, वो जीनोम ऐसा पार्ट है जो सेल की सारी एक्टिविटी पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जीन मतलब जीनों का जो कलेक्शन को जीनोम कहते हैं, वो ऐसा पार्ट है जो पूरे बैक्टीरिया सेल को कंट्रोल कर रहा है। वो अपना जीनोम क्यों दे रही, क्योंकि वो तो उसका मेन पार्ट है। अपनी मेन प्रॉपर्टी कौन देगा, नहीं देगा ना, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा देगा, किसको ले जाओ, ये चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, प्लाज्मिड उस कॉन्जुगेशन में दूसरे बैक्टीरिया के पास चला जाता है, चला जाता है तो उससे इसके जब चला गया तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसलिए इसको सेक्स प्लाज्मिड भी कहा जाता है। इट इज अ प्रेजेंट इन अ मेल बैक्टीरिया, जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसको मेल बैक्टीरिया कहते हैं और वो F प्लस होता है। F प्लस मतलब जिसमें प्रेजेंट होता है प्लस कह देते हैं, और जिसके अंदर एब्सेंट होता है उसको फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं, तो उसको F माइनस प्लाज्मिड भी कहा जाता है। जैसे इकोलाई एग्जांपल, इकोलाई के अंदर प्रेजेंट रहता है एस्चेरियो कोलाई, तो एस्चेरियो इसके अंदर प्रेजेंट है उसको मेल बैक्टीरिया, इसके अंदर एब्सेंट है उसको फीमेल बैक्टीरिया। ठीक है, नाउ जैसे एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट इज द मेन जीनोम, और मेन जीनोम के अलावा इसके अंदर आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा प्लाज्मिड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप, ये प्लाज्मिड आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड है जो कि अब देखिए ये प्लाज्मिड इससे अलग है, मतलब ये प्लाज्मिड इस मेन जेनेटिक स्ट्रक्चर से अलग है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमसली फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। मतलब ये ऑटोनोमस है, मतलब ये अलग है, तो ये अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, ऑटोनोमस है, फ्री है, ये इस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा होता है, दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा कई बार क्या होता है, ये प्लाज्मिड दूसरे में क्या होता है बेटा, ये जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड जो होता है वो मेन जीनोम के साथ जुड़ जाता है, और जब एक प्लाज्मिड मेन जीनोम के साथ जुड़ जाता है तो जुड़ने से क्या होता है, जुड़ने को हम कहते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को कहते हैं एपिसोम। मतलब जब एक प्लाज्मिड मेन जीनोम के साथ जुड़ गया उसको हम कहते हैं इंटीग्रेट हो गया, मतलब जुड़ गया तो इंटीग्रेटेड हो चुके हैं, आपस में जुड़ चुके हैं, और ऐसे जुड़े हुए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। और ये पूछा गया है एम्स के अंदर, रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एपिसोम क्या होता है, और ये एपिसोम कॉन्जुगेशन प्रोसेस में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम एपिसोम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड है। दो टाइप के प्लाज्मिड हो गए, एक तो ऑटोनोमस जिसमें प्लाज्मिड और मेन जीनोम फ्री है तो अलग अलग हो गए, और इंटीग्रेटेड जिसमें जुड़े हुए हैं। आर प्लाज्मिड दे प्रोवाइड द ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब आर प्लाज्मिड क्या होता है, दे प्रोवाइड द ड्रग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी टू द बैक्टीरिया। मतलब ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया ड्रग के अगेंस्ट लड़ सकता है। तो कई बार क्या होता है, काफी जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आप कई बार मेडिसिन लेते हैं तो कई बार वो इफेक्टिव नहीं होती है। जैसे पहले क्या आता है कि जो वायरल वगैरह आता था वो 2 या 3 दिन में सही हो जाता था, लेकिन आज वायरल 10 दिन तक सही नहीं होता। क्यों 10-10 दिन तक इसलिए सही नहीं होता, क्योंकि वो जो आप मेडिसिन ले रहे हो वो उस बैक्टीरिया के रजिस्टिव है, वो बैक्टीरिया को कोई फर्क ही नहीं डाल रही है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ना कोई ऐसा प्लाज्मिड होता है जो उसे लड़ने में मदद करता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को यूज हम एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। इकोल प्लाज्मिड, ये कॉल का मतलब होता है कि ये इकोलाई के अंदर पाया जाता है, स्पेशली इकोलाई के अंदर पाया जाता है, जिसके मैंने बताया था ना कि इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड होता है जिसके जो कॉल्चिसिन ड्रग बनाता है, जो क्या करता है कि अपने आसपास सराउंडिंग ऑफ बैक्टीरिया को मार देता है। मतलब क्या होता है, जब हम इकोलाई बैक्टीरिया की कल्चरिंग कराते हैं, हम जब इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं तो कई बार क्या होता है उसके आसपास और बैक्टीरिया बन जाते हैं,
तो ई कोलाई क्या होता है, कोल्चिसिन ड्रग निकालता है, तो क्या होगा कि आसपास के सारे बैक्टीरिया मर गए। और अब क्या होता है, फायदा क्या होता है कि फूड के लिए कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि क्या है, हम इसको जो फूड देंगे तो क्या होता है कि अब आसपास के सारे बैक्टीरिया फूड खाएंगे। ई कोलाई ने क्या किया, सारे बैक्टीरिया को मार दिया। कहते हैं ना कि अगर राज करना है तो आसपास के छोटे छोटे लोगों को खत्म कर दो, तो अपना राज अपना आप हो जाएगा। तो ई कोलाई यही कॉन्सेप्ट अपनाता है, वो आसपास के सभी लोगों को खत्म कर देता है ताकि उसका अपना राज हो। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही था, जिसमें हमने प्लाज्मिड और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिनोम, प्लाज्मिड और इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीटली साइटोप्लाज्म खत्म हो गया, हमारा पूरा साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। प्रोकैरियोट्स में हमने हर पॉइंट को देखा है, हमने हर पॉइंट को प्रोकैरियोट्स में देखा है। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू आर फ्री टू आस्क। आई ट्राइड कि हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझा सकूं। और ध्यान रखना, अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे ना, आपको आगे भी समझने में बड़ी आसानी होगी। चलिए, तो ये हमारा था टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, और लगातार अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल की वीडियो को आप ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोग भी इसको देखकर शायद उनको कोई बेनिफिट मिले। और इसका अगर उनको बेनिफिट मिलता है, सो इट विल बी रियली ऑनरेबल टू मी। थैंक यू सो मच।